ये हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था कि हरित क्रांति का प्रयोग करके, हरित क्रांति में हमने अच्छे बीज, अच्छे पेस्टिसाइड्स, अच्छे जो सिंचाई की व्यवस्था है उसका यूज करके टेक्नोलॉजी की सहायता से हमारे उत्पादन के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि की है, जिससे अनाज के अंदर है वो एक तीव्र उसके अंदर उत्पादन में उछाल आया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो प्रभाव हरित क्रांति का रहा वो अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी होना है, जिससे देश के अंदर जो अनाज की कमी रहती थी, इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए वो अनाज की कमी अब नहीं रहती है। ये सबसे बड़ी जो देन है ये हरित क्रांति की रही है। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव हरित क्रांति का पड़ा था वो जो फसलों का उत्पादन होता था उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई है। राइट। अब दूसरी बात, अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो लाभ किसको मिलेगा इसका? किसानों को। किसानों की समृद्धि हुई है इससे। अब उत्पादन ज्यादा होगा तो लाभ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और लाभ सबसे ज्यादा इसका फायदा किसको मिलेगा? किसानों को। तो किसानों का जो कार्य है खेती बाड़ी का, उसके अंदर अगर उत्पादन में उछाल आए तो फसलों से जो उसको आमदनी है वो ज्यादा होगी, जिससे उसका आर्थिक जो ढांचा है वो मजबूत बनेगा। तो हरित क्रांति का प्रभाव किसानों के ऊपर भी पड़ा, और वो इस ऐसे पड़ा कि किसानों का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है उसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो गई, जिससे उनका आर्थिक जो पैटर्न है वो ग्रोथ कर गया है। उसमें सकारात्मक जो प्रभाव है वो पड़ा था। तो हरित क्रांति से किसानों के आर्थिक पैटर्न के अंदर भी है सकारात्मक प्रभाव पड़ा भी। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। अब भारत की जो पॉपुलेशन है वो अब मान लो 130 करोड़ है। ठीक है, कुछ टाइम अगर पहले की बात करें हम तो 100 करोड़ पॉपुलेशन इसकी मान लेते हैं। अब 100 करोड़ पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हमारे पास उत्पादन भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हरित क्रांति से पहले की हमने विशेषताएं पढ़ी है कि वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत जो तरीकों से खेती बाड़ी की जाती थी, जिसमें ना तो अच्छी किस्म की खाद होती थी, ना बीज होती थी, और ना ही कोई सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। लेकिन जब से हरित क्रांति आई है तब से खाद्यान्नों के उत्पादन में, या फिर हम यूं कहें फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और खासकर गेहूं और चावल की जो खेती है उसके अंदर जो इसका बढ़ोतरी है वो सबसे ज़्यादा हुई है। अब चावल और गेहूं पूरे भारत के अंदर, खासकर चावल का जो आपकी खाद्यान्न फसल है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में ही हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि जितनी मांग हमारे देश के अंदर इन खाद्यान्नों की है वो उनकी पूर्ति हम अपने देश से ही कर लेते हैं। भारत दूसरे देशों से आयात नहीं करता इन फसलों की। तो खाद्यान्न जो फसलें हैं उनमें हम अगर वो चीज़ पहुंच जाएगी तो वो छोटे छोटे क्षेत्र को भी सेलेक्ट करके बहुत गहनता से, जैसे हमारे पंजाब और हरियाणा में रहता है कि यहाँ हम फैलो लैंड बिल्कुल भी नहीं रखते, खाली भूमि हमें मिलती नहीं है। जहाँ भी स्पेस मिलेगा वो या तो किसी चीज़ में यूज करने के लिए, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, चाहे सेटलमेंट हो, रोड हो, रेलवे हो, इंडस्ट्री हो, या अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हो, या फिर उसमें आपकी खेती बाड़ी होगी। ठीक है, तो हम खाली भूमि नहीं छोड़ते। तो जैसे जैसे लोगों की कृषि यंत्र खरीदने की पहुंच बनी, लोगों की खाद बीज खरीदने की पहुंच बनी, लोग जो हैं प्रत्येक मतलब के ऊपर खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये जो आपकी हरित क्रांति है ये एक टेक्नोलॉजी बेस आपकी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का पैकेज ही आपको प्रोवाइड करवाती है कि आपको इस एरिया के अंदर ये चीज़ें अगर यूज करोगे तो इतना बेनिफिट आपको मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पूंजी गहन खेती का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होने के साथ साथ जो गहनता है खेती बाड़ी की वो भी आपकी बढ़ी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर पुनर्निवेश। पुनर्निवेश
पुनर्निवेश का मतलब ये है कि यहाँ से किसानों की आय में वृद्धि हो गई, ठीक है। अब आय में वृद्धि हो गई तो वो जो उसका निवेश है वो दोबारा से कर सकते हैं खेती बाड़ी के अंदर। नई सोच डेवलप हो जाएगी किसानों की कि जैसे हम कुछ वर्ष है एक ही प्रकार का पैटर्न यूज करेंगे, फिर जैसे जैसे मानव की सोच बढ़ती जाएगी तो वो अपनी खेती बाड़ी को डेवलप करने के और तरीके अपनाएगा, ठीक है। और तरीके अपनाने के लिए थोड़ा पैसा लगता है, तो आय में जैसे ही वृद्धि होगी नए तरीकों को अपनाने में वो अपना पैसा है इस आय से बचाकर अपने खेतों के अंदर लगा सकता है। जैसे वर्तमान की हम बात करें तो जैसे पॉली हाउस बनने स्टार्ट हुए हैं, हम अपने एरियाज के अंदर देखते हैं, ठीक है। वो मतलब जाल सा लगा के उसके अंदर एक स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करके फसलें उगाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एरिया में खुम्बी की खेती की जाती है हमारे एरिया में। ये वही तो चीज़ है कि किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और वो नई जो फसलों की तरफ है वो बढ़ रहे हैं। अब नई फसलें बनाने के लिए कुछ पैकेज है वो हमें जरूरत पड़ती है, तो जो आय में से कुछ बचा के किसान जो है अपने डेवलपमेंट में और अपने खेतों के विकास में लगा रहे हैं, तो ऐसे पुनर्निवेश होता है। अभी क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योगों का विकास। अब खेती बाड़ी से जो फसलें आपकी प्राप्त होती है, चाहे वो कॉटन हो हमारी या फिर गन्ने की फसल हमने पढ़ी थी, ये दोनों ही इंडस्ट्री बेस आपकी क्रॉप्स हैं। अब कपास से आपका सूती वस्त्र उद्योग डेवलप होएगा और जो गन्ना है उससे आपकी शुगर मिल है, चीनी उद्योग के ऊपर फर्क पड़ेगा अभी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आय होगी आपके इनसे बनने वाले जो पदार्थ हैं उनके उद्योग उतने ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। अब बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, वो आपका महाराष्ट्र और गुजरात है, उन्हीं राज्यों के अंदर ज़्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी कॉटन है सबसे ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के कुछ एरिया की बात करें तो यहाँ शुगर जो मिल है, चीनी उद्योग बहुत ज़्यादा डेवलप है। उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ आपका गन्ना है वो ज़्यादा होता है। तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने से उद्योगों का विकास भी आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट इसमें प्रभाव पड़ता है रोजगार पर प्रभाव। ये दोनों ही प्रकार से प्रभाव पड़ा है भी आपका, इसके नकारात्मक पहलू भी है और सकारात्मक पहलू भी है। अब जैसे हरित क्रांति आई है, टेक्नोलॉजी की डिमांड है वो इस खेती में बढ़ गई है, लोग मशीनों का ज्यादा प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है। अब मशीनों का प्रयोग करेंगे तो लेबर कॉस्ट है वो घट जाएगी, मजदूरों की संख्या कम चाहिएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका नकारात्मक प्रभाव। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आपका जैसे पश्चिम बंगाल है वो एक साल में 3 किस्मों का उत्पादन कर लेता है, अमन, ओस और बोरो, ठीक है। अब 3 किस्में प्राप्त करने के लिए वहाँ, क्योंकि चावल एक लेबर बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है आपका, वहाँ आपको मजदूरों की संख्या ज़्यादा चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जहाँ जिन आपके फसलों के अंदर श्रमिकों की आवश्यकता है वो अधिक होती है। तो ये इसका हो गया सकारात्मक प्रभाव। तो रोजगार के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े हैं, ठीक है। एक है पॉइंट इसमें आपकी जो प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, कीमत। पहले आपने सुना होगा इंदिरा गांधी जिस टाइम प्रधानमंत्री होती थी हमारे देश की, उस समय अकाल पड़े थे, ठीक है। फसलों का उत्पादन होता ही नहीं था, लोग भूखे मर गए थे और फसलों का कम उत्पादन होने के कारण मांग ज्यादा होगी और जिस चीज की मांग ज्यादा होती है वहाँ रेट है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है फसलें ज्यादा होने लग गई तो रेट क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो कीमतों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है भी कि जो मारामारी पहले हमें रहती थी वो अब नहीं रही है। उत्पादन ज्यादा हो गया किसी चीज का तो उसके रेट है ऑटोमेटिक ही आपके डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो कीमतों के ऊपर भी आपका प्रभाव पड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो माइंडसेट है किसानों का वो परिवर्तित हुआ है अभी। जो सोच जिसको हम बोलते हैं सोच में बदलाव। सोच में बदलाव कैसे आता है कि एक तो जो हरित क्रांति आने के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई। अब उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी तो लाभ है वो किसानों को डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। उनका आर्थिक जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो जाएगा और पैसे से व्यक्ति है वो मतलब परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। नए नए तरीकों की वो खोज करेगा, नए नए तरीकों को अपनाएगा तो उसका जो
मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो किसानों ने नए नए तरीके हैं वो अपनाए हैं। और दूसरी बात, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, आपकी कृषि यंत्र आए हैं। पहले हम सारा काम हाथों से करते थे, बैल चलाते थे खेतों के अंदर, लेकिन अब उनका स्थान किसने ले लिया, ट्रैक्टरों ने। तो पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी ना, अनपढ़ जो किसान काम करते थे, उनमें थोड़ा परिवर्तन आ गया अब, ठीक है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ गया। पहले जो महाजन लोग है, बनिए जो लोग हैं, उन्होंने जो बोल दिया वही खाद बीज स्प्रे हम खेतों के अंदर डालते थे। लेकिन अब किसानों को पता चल गया कि किस फसल में किस टाइम हमें स्प्रे करना है, किस टाइम खाद डालनी है, किस टाइम सिंचाई करनी है, और किस रोग के लिए कौन सी दवाई है वो ठीक रहेगी, और उसकी अमाउंट क्या होगी, और उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आई है, ये सारी की सारी बदलाव किसका कारण है, आपका हरित क्रांति के कारण ही आपकी पॉसिबल हो पाई है अभी। तो ये 8 9 10 कारण है आपके, जिनका प्रभाव या हरित क्रांति का प्रभाव इन पॉइंटों के माध्यम से हम समझा सकते हैं।